India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौहवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण कानून 2021 के कुछ प्रावधानों पर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि यह कानून धर्म बदलने के इच्छुक व्यक्तियों पर एक कठिन बोझ डालता है। अदालत ने नोट किया कि कानून की आवश्यकताएं जैसे कि धर्म परिवर्तन से पहले घोषणा और बाद की प्रक्रिया व्यक्ति के निजता और विचार की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। कोर्ट की मुख्य चिंताएं हैं राज्य का हस्तक्षेप, कानून व्यक्तियों को धर्म परिवर्तन की अपनी मंशा जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषित करने का निर्देश देता है, जो व्यक्तिगत मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के समान हो सकता है। पुलिस जांच, कानून जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्येक इच्छित धर्म परिवर्तन के मामले में पुलिस जांच का निर्देश देने का प्रावधान करता है, जिससे अनावश्यक उत्पीड़न हो सकता है। व्यक्तिगत विवरण का प्रकाशन, धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तिगत विवरण प्रकाशित करने की आवश्यकता गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने देखा कि कानून के प्रावधान एक बहुत ही बोझिल प्रक्रिया को पेश करते हैं, जो व्यक्ति को एक अलग धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अदालत ने जोर दिया कि संविधान धर्म का पालन, अभ्यास और प्रचार का अधिकार प्रदान करता है और व्यक्ति की स्वायत्तता, श्रद्धा और विश्वास के मामलों में सर्वोच्च है। अदालत की टिप्पणियों ने यूपी धर्मांतरण कानून और संवैधानिक प्रावधानों के बीच संभावित टकराव को उजागर किया है, जिनमें शामिल हैं अनुच्छेद 25 विचार की स्वतंत्रता और धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार के अधिकार की गारंटी देता है। निजता का अधिकार, अदालत ने केएस पुट्टस्वामी के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 में निजता के अधिकार के पहलू शामिल हैं। उत्तर प्रदेश धर्मांतरण कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिसमें याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उत्पीड़न को बढ़ावा देता है। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी प्रथम दृष्टया देखा है कि गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 व्यक्तिगत अधिकारों के साथ हस्तक्षेप करता है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें 6 अक्टूबर को कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्रवाई की मांग की गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। 16 अक्टूबर को एससीबीए के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जस्टिस कांत की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए बताया कि अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने की सहमति दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस याचिका का समर्थन किया। हालांकि खंडपीठ ने अवमानना कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर संदेह व्यक्त किया और पूछा कि क्या इससे यह मुद्दा फिर से उठ खड़ा होगा। यह बताते हुए कि सीजीआई बीआर गवई ने स्वयं उनके खिलाफ कार्रवाई न करने का फैसला किया। खंडपीठ ने सुझाव दिया कि इस मुद्दे को स्वाभाविक रूप से खत्म होने देना ही समझदारी होगी। खंडपीठ ने यह भी पूछा कि क्या उसे इस मामले पर समय देना चाहिए, जिसका बेहतर उपयोग ज्यादा जरूरी मामलों में किया जा सकता है। सिंह ने जोर देकर कहा कि यह मामला संस्था के सम्मान से जुड़ा है और बताया कि हमलावर अपने
कृत्य को सही ठहराने के लिए मीडिया में बयान दे रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर उन यूजर्स पर भी चिंता जताई जो चीफ जस्टिस पर हमले का महिमा मंडन कर रहे हैं और कहा कि ऐसे पोस्ट के खिलाफ जॉन डो आदेश की भी मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य को नोटिस जारी किया और एक 19 वर्षीय लड़के को हिरासत में प्रताड़ित करने के कथित मामले में सीसीटीवी फुटेज और मेडिकल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया। इस लड़के की मुंबई सेंट्रल जेल में हिरासत में मौत हो गई। विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस विपुल एन पंचोली की खंडपीठ ने 13 अक्टूबर को जारी किया। मृतक की मां ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 24 सितंबर के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की। याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट पयोशी रॉय ने ऑर्थर रोड जेल और काला चौकी पुलिस स्टेशन से 16 सितंबर से 24 सितंबर तक के सीसीटीवी फुटेज, मृतक के मेडिकल रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और सुरक्षित रखने के लिए तत्काल अंतरिम निर्देश देने की मांग की है। विशेष अनुमति याचिका में कहा गया कि मृतक लड़के को 16 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के समय उसे कोई चोट नहीं आई। हालांकि 24 सितंबर को वह हिरासत में मृत पाए गए। आरोप है कि जेल अधिकारियों ने न केवल उनके अस्पताल में भर्ती होने की बात छिपाई, बल्कि उन्हें अस्पताल ले जाने का झूठा बहाना भी बनाया। हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर कर स्वतंत्र जांच FIR दर्ज करने और सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए अंतरिम उपाय की मांग की गई। हालांकि नोटिस जारी किया गया, लेकिन अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया, जिसके खिलाफ वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान मामले के आलोक में मांगा गया, जिसमें न्यायालय ने कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में सीसीटीवी फुटेज, स्टेशन डायरी रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड महत्वपूर्ण सबूत हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया गया, जिसमें कहा गया कि इस साल पिछले 7 से 8 महीनों में पुलिस हिरासत में लगभग 11 लोगों की मौत हुई है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारा से जुड़ी सहकारी समितियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। ईडी ने कहा कि सहारा संस्थाओं ने बही खातों में समायोजन करके दिखाया कि उन्होंने भुगतान किए जो वास्तव में नहीं हुए, जबकि नए जमा का उपयोग पुराने निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया गया, जो अदालत के आदेशों का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि ईडी ने सामग्री प्रस्तुत की है जो दर्शाती है कि सहारा के लखनऊ मुख्यालय ने कथित तौर पर वास्तविक बैंक हस्तांतरण की बजाय बही खातों में समायोजन के माध्यम से निवेशक धन के संग्रह और पुनर्निवेश को निर्देशित किया। ईडी ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि सहारा समूह के लखनऊ स्थित मुख्यालय ने पूरे नेटवर्क के संचालन को निर्देशित किया। एजेंसी ने कहा कि सभी जमा लेने वाली संस्थाओं ने एक ही शाखा, एक ही एजेंट और बैंकों के खातों सहित समान बुनियादी ढांचे का उपयोग किया। ईडी ने यह भी कहा कि जब जमा परिपक्व हुई तो कोई बैंक खाता हस्तांतरण नहीं हुआ और केवल विभिन्न संस्थाओं की बही खातों में समायोजन किया गया। एजेंसी ने कहा कि सहारा समूह ने नए जमा एकत्रित करना जारी रखा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी, जिसमें उसे आगे निवेश जुटाने से रोक दिया गया था। न्यायालय ने ईडी की कार्रवाई में कोई अवैधता नहीं पाई और याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने वैकल्पिक उपचार के लिए PMLA के तहत आवेदन कर सकते थे। केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मलयालम एक्टर मोहनलाल को हाथी दांत रखने के लिए केरल सरकार द्वारा जारी किया गया स्वामित्व प्रमाण पत्र अवैध हैं और कानून में अपरिवर्तनीय हैं। जस्टिस AK जयशंकरन नंबियार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन्यजीव द्वारा एक्टर के पक्ष में जारी किए गए 16 जनवरी 2016 और 6 अप्रैल 2016 के सरकारी आदेशों और स्वामित्व
प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सरकारी आदेशों को शून्य और प्रमाण पत्रों को अवैध और अपरिवर्तनीय घोषित किया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 44 के संदर्भ में नई अधिसूचना जारी करने के लिए स्वतंत्र है, ताकि वैधानिक योजना के अनुसार एक्टर को उस प्रावधान के तहत छूट और लाभ प्रदान किया जा सके। हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति के प्रयोग के तरीके से संबंधित तर्कों पर विचार करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि वह इस पहलू पर नहीं जा रहा है, क्योंकि इन मुद्दों पर कोई भी निष्कर्ष लंबित आपराधिक कार्रवाई में एक्टर के लिए पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है। जेम्स मैथ्यू और पालोस द्वारा दायर पीआईएल में एक्टर के हाथी दांत के कब्जे को नियमित करने वाले प्रमाण पत्रों को चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि हाथी दांत के अवैध कब्जे को पूर्वव्यापी रूप से वैध बनाने के लिए एक्टर को दिए गए प्रमाण पत्र भ्रष्टाचार और मिलीभगत का परिणाम थे। एक्टर पर एफआईआर दर्ज हुई। एक्टर ने जनवरी 2016 और सितंबर 2019 में सरकार से संपर्क कर दावा किया कि हाथी दांत कानूनी रूप से खरीदे गए और मामले को वापस लेने का आग्रह किया। इसी दावे के बाद उन्हें ये स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किए गए। 2023 में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक्टर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा वापस लेने की राज्य की याचिका खारिज की थी। हालांकि बाद में केरल हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेज दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि पति को नाजायज कहकर उसकी वैधता पर सवाल उठाना और उसकी मां पर घिनौने आरोप लगाना वैवाहिक क्रूरता है, जो तलाक का आधार बनता है। जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने इसी आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा पति के पक्ष में दिए गए तलाक की डिक्री को बरकरार रखा। पत्नी के आरोप और कोर्ट का खंडन अपीलकर्ता पत्नी ने हाईकोर्ट में दावा किया कि फैमिली कोर्ट उसके साथ हुई क्रूरता पर विचार करने में विफल रहा और पति को गलत तरीके से तलाक दे दिया। उसने आरोप लगाया कि पति ने जाति आधारित टिप्पणी करके उसे अपमानित किया, व्यवसाय की जिम्मेदारियों के बावजूद घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया और झूठे व तुच्छ मुकदमों से प्रताड़ित भी किया। हाईकोर्ट ने पत्नी के प्रति क्रूरता का दावा खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि केवल जवाबी क्रूरता का दावा करने से पत्नी के स्थापित क्रूरता के कार्य शून्य नहीं हो जाते। कोर्ट ने टिप्पणी की, दो गलत मिलकर एक सही नहीं बनाते। अपीलकर्ता के क्रूरता के सिद्ध कार्य, जिनमें अपमानजनक भाषा का प्रयोग, शारीरिक हिंसा और सामाजिक अलगाव शामिल है, अपने आप में इतने गंभीर हैं कि विवाह के विघटन की गारंटी देते हैं। कोर्ट ने पाया कि पत्नी ने पति को घिनौने, अपमानजनक और निंदनीय संदेश भेजे, जिनमें उनकी वैधता पर सवाल उठाना और उसकी मां के खिलाफ निंदनीय आरोप लगाना शामिल था। कोर्ट ने आगे कहा कि इस तरह के शब्द और संचार निर्दोष नहीं होते। कानून मानता है कि लगातार और जानबूझकर की गई मौखिक गाली गलौज और ऐसा आचरण जो जीवन साथी को नीचा दिखाता है तथा प्रतिष्ठा व आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, वह मानसिक क्रूरता के दायरे में आता है। संदेशों में अवैधता के आरोप, पति की मां के खिलाफ अश्लील विश्लेषण और अन्य अपमानजनक अभिव्यक्ति शामिल हैं, जिसे फैमिली कोर्ट ने पति के लिए गंभीर मानसिक पीड़ा का कारण मानने का अधिकार रखा। इन निष्कर्षों के आधार पर हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील खारिज की और तलाक की डिक्री बरकरार रखी। झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रक्रियात्मक चूकों, काम में लापरवाही, अरुचि और अधीनस्थों के उत्पीड़न से संबंधित आरोपों के लिए सेवा से हटाने की कठोरतम सजा देना अपराध के अनुपात में असंगत है। कोर्ट ने इस सजा को सेवा की पूंजीगत सजा बताते हुए सिंगल जज फैसला बरकरार रखा और राज्य सरकार की अपील खारिज की। यह मामला मीना कुमारी राय से संबंधित है, जो 1988 से बिहार शिक्षा सेवा में थी और राज्य पुनर्गठन के बाद झारखंड कैडर में आई। पलामू में जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई। उन पर प्रक्रियाओं का लगातार उल्लंघन, वित्तीय अनियमितताओं को बढ़ावा देने
अधीनस्थों का वेतन रोकने, बिलों के प्रसंस्करण में देरी और सरकारी आदेशों की अवज्ञा करने जैसे कई कदाचार के आरोप लगाए गए। जांच में ये आरोप सही पाए गए, जिसके बाद अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने उन्हें सेवा से हटाने का आदेश पारित कर दिया। इस सजा से व्यथित होकर मीना कुमारी राय ने एक रिट याचिका दायर की। सिंगल जज ने अपने फैसले में सजा को आरोपों की गंभीरता के अनुपात में असंगत मानते हुए बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण को सजा की मात्रा पर पुनः विचार करने के बाद नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की। खंडपीठ ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए पाया कि हाईकोर्ट सजा के आदेश में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब सजा कदाचार के अनुपात में इतनी अधिक हो कि वह न्यायालय के विवेक को झकझोर दे। कोर्ट ने आरोपों की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित किया और पाया कि प्रक्रियात्मक चूकों, आधिकारिक कर्तव्यों में लापरवाही और काम में अरुचि से संबंधित आरोप गंभीर कदाचार की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसके लिए सेवा से हटाने की कठोरतम सजा दी जाए। न्यायालय ने राय की 31 वर्षों की बेदाग सेवा पर विशेष जोर दिया। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम पी कुनसेकरन मामले के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट की शक्ति सीमित है और सजा में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब वह चौंकाने वाली हद तक असंगत हो। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि सिंगल जज ने सेवा से हटाने का आदेश रद्द करने और सजा को असंगत मानने में कोई त्रुटि नहीं की। इसके परिणाम स्वरूप खंडपीठ ने राज्य द्वारा दायर अपील खारिज की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.